बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन शर्रि मा ख़लक़ सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। जी बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मैथ एक्शन। 10th क्लास में हमारे जो फर्स्ट चैप्टर है उस हवाले से जो पहला हमारा लेक्चर है वो है लॉ ऑफ मैथ एक्शन। तो लॉ ऑफ मैथ एक्शन के हवाले से हम बात करते हैं। हमने कहा जी सबसे पहले लॉ की बात करते हैं। तो लॉ हमने कहा है कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, या ये कह लो कि ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कि इनकरेक्ट ना साबित हो वो वाले हम लॉ कहते हैं। ठीक है जी। तो इस हवाले से हमने बात की है इक्विलिब्रियम इक्वेशन की पहले। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या है कि हमने कहा कि जब कोई भी केमिकल जो है वो आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद एक ख़ास टाइम लिमिट के बाद वो दोबारा जो है वापस उसके प्रोडक्ट जो हैं रिएक्टेंट में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। तो वो जितना रिवर्सिबल रिएक्शन जैसा कि कह सकते हैं हम उसको कि वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है, उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और जब ये लगातार रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और उसकी स्पीड एक जैसी हो जाती है तो उसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, जो कि स्टॉप ना हो। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम की। सबसे पहले देखते हैं कि लॉ ऑफ मैथ एक्शन जो है वो क्या चीज़ है। ठीक है जी। एग्जांपल हमने लिया है डायनामिक इक्विलिब्रियम की। लॉ ऑफ मैथ एक्शन जो है ये सबसे पहले एक साइंसदान थे कैटो एम गिल्डबर्ग एक साइंसदान था, गिल्डबर्ग। ठीक है। और एक साइंसदान था हमारे पास पीटर वेज। इन्होंने सबसे पहले इस हवाले से जो है थ्योरी पेश की। कब काम किया जी? 1864 टू 1869 के दौरान जो है इनका ये वर्क जो है साबित हुआ है। ठीक है जी। तो ये दो साइंसदान थे जिन्होंने ये लॉ पेश किया। जिस लॉ में क्या है कि जब हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन लेते हैं, सपोज़ हम करते हैं जी हमारे पास एक रिएक्टिव सब्सटेंस ए है और एक हमारे पास रिएक्टिव सब्सटेंस बी है। ठीक है जी। एक रिएक्टिव सब्सटेंस एक है और एक रिएक्टिव सब्सटेंस बी है। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन देगा, जिसे सी और डी आएगा। क्या आएगा? सी और डी। तो जो है रिवर्सिबल रिएक्शन, ये क्या है, कौन सा रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन लिया है हमने, जिससे हम जो है लॉ ऑफ मैथ एक्शन को जो है प्रूव करने जा रहे हैं। तो ये जो मैथ एक्शन है हमारे पास, इस हवाले से हम बताते हैं कि इन्होंने ये कहा कि सबसे पहले अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक सब्सटेंस ए है, हमने जिसको नाम दिया ए का, दूसरा सब्सटेंस बी है। ये एक सब्सटेंस है यानी कि कोई भी शय है, कोई ऐसी शय जिसको हम रिएक्ट कराने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो वो कहता है कि ये जब रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी, ये जब रिएक्ट कर रहे हैं तो इसमें इसकी जो स्पीड होगी वो इसके एक्टिव मैथ क्या होता है? एक्टिव मैथ उसका दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि मिक़दार होती है, क्वांटिटी होती है। ठीक है जी। मिक़दार के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या उनका प्रोपोर्शन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन सा होता है? ऐसे प्रोपोर्शन जो है जब एक चीज़ हम फॉर एग्ज़ाम्पल को एक चीज़ को इंक्रीज़ करते हैं तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाती है, और अगर एक चीज़ को डिक्रीज़ करते हैं प्रोपोर्शनल, एक चीज़ को डिक्रीज़ करेंगे तो दूसरी चीज़ भी इसमें डिक्रीज़ हो। ठीक है जी। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि हमारे पास जो है दो रिएक्शन है। एक रिएक्शन है कि जब ए और बी दो सब्सटेंस रिएक्ट करने जा रहे हैं तो रिएक्ट करके ये सी और डी बना रहे हैं। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या है कि जब प्रोडक्ट जो है अगेन आपस में रिएक्ट करके दोबारा से जो है रिएक्टेंट बना देते हैं, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों एट अ टाइम जो है इधर ग्रुप पसीज हो रहे हैं। ठीक है जी। तो हम जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन देखते हैं सबसे पहले, तो क्या होता है जी? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसमें क्या है जी? वो कहता है ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है, जैसा कि फॉर एग्जांपल हमने कहा कि सब्सटेंस ए है और सब्सटेंस बी है, इसको हमने रिएक्ट किया है। ठीक है जी। वो कहता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके?
ए और बी के, यहाँ पे हम इसकी कंसंट्रेशन लेंगे। आपको बताता चलो कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है ये शो कर रही है उसकी कंसंट्रेशन मीन मकदार, ठीक है, आपकी मास कितना है उसका मोलर कंसंट्रेशन की है कितनी, ठीक है जी। इसको हम क्या कहते हैं जी, कंसंट्रेशन, उसको क्या कहते हैं जी, कंसंट्रेशन, ठीक है जी। और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से शो करते हैं, इसका यूनिट जो है वो मोल पर dm क्यूब है, ठीक है जी। इसी तरह जो है इंटू बी की कंसंट्रेशन है, तो हम बात करने जा रहे हैं क्या है जी, कहता है फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रिएक्टिंग सब्सटेंस के मोलर कंसंट्रेशन, रिएक्टिंग सब्सटेंस की कंसंट्रेशन के वो क्या है उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है जी। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट को हमने आर से ज़ाहिर किया, ठीक है, फॉरवर्ड को हमने एफ से ज़ाहिर किया, तो ये हमारे पास जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यूनिट कंसंट्रेशन ए इंटू बी की कंसंट्रेशन। इज इट क्लियर, ठीक है जी। तो यहीं पे हम जो है आर एफ जो है अगर इसकी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को जो है ख़त्म करते हैं तो ये बराबर होता है इज़ इक्वल टू के, आर एफ जो है वो होता है इज़ इक्वल टू के के बराबर, जबकि के जो है हमारे पास यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को, इंटू ए की कंसंट्रेशन इंटू बी की कंसंट्रेशन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम जी ठीक है। तो इस हवाले से जो है हम चलते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमने कहा कि ऐसा है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्टिव मास के, किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मास के, किसके, रिएक्टिंग सब्सटेंस के एक्टिव मास के, ठीक हुआ जी। दूसरी बात कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है टोटल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट के, किसके, रिएक्टिंग सब्सटेंस के प्रोडक्ट के, जैसा कि दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको कहते हैं जी रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके जी, प्रोडक्ट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जो हुआ था उसके प्रोडक्ट के सी और डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कंसंट्रेशन सी है और डी की कंसंट्रेशन है, यानी कि उसकी कितनी मिकदार है जो हमारे पास आई है। यहाँ तक कोई मसला जी। तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, हमारे पास जो है यही रेट जो है आर से है और रिवर्स रिएक्शन स्मॉल आर हो गया, ठीक है। तो हमने कहा कि ये जो है इज़ इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, हमने इसका ख़त्म किया तो सी की कंसंट्रेशन है और इंटू टी की कंसंट्रेशन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होती जी बेटा। नेक्स्ट चलते हैं हम, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वलिटी है, हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन के प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन के प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के। यहाँ तक ओके जी। तो देखते हैं हम, जैसे रिवर्सिबल रिएक्शन है तो हमने उसमें कहा था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, जो कि हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन के एफ, ठीक है, यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ बी है, दिस इज इक्वल टू आर के आर, यहाँ पे के आर लगा देते हैं, यहाँ पे के एफ लगा देते हैं। तो ये हमारे पास जो के आर है ये हमारे पास है यूनिट कंसंट्रेशन सी, प्रोडक्ट ऑफ द यूनिट कंसंट्रेशन सी एंड डी जी बेटा। यहाँ तक तो प्रॉब्लम, तो यही हमारे पास जो है सी और डी के बराबर है। तो अभी हम इसमें जो है यूनिट वेक्टर हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन है और जो रिवर्स रिएक्शन है उसको अगर हम अपोजिट लेके चलते हैं तो के एफ डिवाइडेड बाय के आर हो जाएगा हमारे पास, और दूसरी सीमा जो है यूनिट कंसंट्रेशन सी इंटू डी, यानी कि रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ देयर रिएक्टेंट, ए कंसंट्रेशन इंटू बी कंसंट्रेशन,
जैसा कि हमने कहा कि दिस इज़ इक्वल टू के एफ, और जो के आर है ये हमारे पास ये सी के बराबर है। दिस इज़ आल्सो इक्वल टू के ई क्यू, यानी कि कांस्टेंट जो है इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। कौन सा है जी? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इसको के ई क्यू से भी ज़ाहिर कर सकते हैं, के ई से भी ज़ाहिर करते हैं, के सी से भी ज़ाहिर करते हैं। तो इन्होंने जो पेश किया हमारे पास ला जो है वो क्या कहता है? वो कहते हैं जी ऐसा जो रिएक्शन जिसमें द रेट एट विच आ सबस्टांस रिएक्ट, the rate at which a substance reacts is directly proportional to its active mass। एक्टिव मास क्या है? उसकी कंसंट्रेशन है, ठीक है, मकदार कितनी ली है। एंड द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इस प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस, प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। जी बेटा, यहाँ पर हमारे पास जो है लॉ ऑफ मास एक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसकी डिफ़ाइन है वो क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।